कि जब उनको टेस्ट वगैरह करवाए गए, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ भी मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था बॉडी में, कुछ भी खाने पर तुरंत उल्टी पे भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर रेंगने वाले जीव और ये सब चीज़ों का वर्णन हमें भागवत के अंदर मिल जाता है। तो मुझे ये समझ में कहीं ना कहीं आया कि हमारी जो साइंस है ना, वो भागवत से ही वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि इसे एक बीमारी की तरह लिया गया है कि बहाना साइटिस, कि हम लोग बहाना साइटिस नाम की बीमारी जो है वो हम लोगों को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो चलिए पहले रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आदि के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया और उसमें नमक डाला और उसके बाद में मैंने ये जो खिचड़ी बची हुई होती है ना, मतलब तहरी भी बोलते हैं हमारी साइड में, तो ये थोड़ी सी बच गई थी रात की, तो मैंने इसे ही आटे के अंदर मैश कर दिया है और इससे मैं बनाने वाली हूँ पराठे। और ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। अगर आपके पास रात की दाल बच जाती है या रात की तहरी वगैरह बच जाती है ना, तो उसे आप इस तरीके से आटे के अंदर मिक्स कर लीजिए और इस तरह से जो ये डो तैयार होता है, जो आटा लगकर तैयार होता है ना, इससे जो पराठे बनते हैं वो बहुत ही टेस्टी और यमी होते हैं। इसे आप अचार, चटनी वगैरह किसी के भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं, सब्जी बनाना चाहें तो वो भी। तो यहाँ पर जी ये मैंने बढ़िया से पराठे आदि को बना कर दिए थे और साथ ही मैंने उसको थोड़ी सी फिंगर चिप्स बना कर दी थी, जो कि मैंने उसके लंच बॉक्स में भेज दी थी, क्योंकि अचार वगैरह है ना वो आदि थोड़ा कम पसंद करता है, चटनी वो खाता नहीं, सॉस उसे पसंद नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन बचता नहीं, तो फिर इसलिए मैंने जो है ना उसे थोड़ी सी फिंगर चिप्स जो है वो बनाकर दे दी थी। तो इस तरीके से अगर आप भी मतलब इस करेंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, उसका भरपूर इस्तेमाल हो जाएगा। आप इसे एज ए लंच इस्तेमाल ना करके एज ए ब्रेकफास्ट आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पूड़ियाँ भी बहुत टेस्टी बनती हैं। आदि के लिए लंच बॉक्स बनाने के बाद में ना मैंने बाद में जो है मम्मी के लिए और इनके लिए ब्रेकफास्ट में पूड़ियाँ ही बना दी थी, क्योंकि मम्मी का मन थोड़ा सा पूड़ी का था, क्योंकि उनकी तबीयत जो है ना आजकल थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये देखो हमारा चूहा हो गया तैयार। गुड मॉर्निंग बोलो, हेलो करो। उजाले में अंधेरा आ रहा है ऐसे। अभी स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी है। ये जाएगा अपने स्कूल और मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। अभी कोहरा कम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत कोहरा आ गया था बारिश की वजह से। तो जी ये आप देख सकते हैं, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, बहुत ज़्यादा। और बाहर सड़क पड़ी है ना, तब से मिट्टी इस तरीके से आती है। ये देखो, ये जो मेरी फिंगर के सीधी सीधी में है ना, ये इस तरीके से बाहर भी बहुत मिट्टी है। ये देखो। तो ये है जी मौसम का हाल। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर जो है आ गई थी चाय बनाने के लिए। आदि की वैन को थोड़ा टाइम लग रहा था आने में, और उसके बाद ना चाय अभी मेरी चढ़ी हुई है गैस पे। इसी बीच में जो है ना आदि की वैन आ गई थी, इसको हमारे यहाँ पे मैजिक बोला जाता है। ये आ गई थी और इसे मैंने इसका बैग पकड़ाया और इसको किया टाटा बाय बाय दोपहर तक के लिए। और इसके बाद में पता है, कभी मैं इसे जूम करके नहीं देख पाती हूँ नॉर्मल आई से, बट आज मैंने इसे काफ़ी दूर तक देखा। तो मैं आप लोगों को इसीलिए नहीं अभी तक दिखाई दी, क्योंकि एक तो टाइम ही नहीं था दिखने का, और दूसरा कि आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। मॉर्निंग में ऐसे ही हो जाता है, ना बिंदी होती है ना लिपस्टिक होती है, कुछ भी नहीं होता चेहरे पे। इस तरीके से मैं काम करती रहती हूँ सुबह सुबह, और फिर नहा धोकर जो है ना फिर वापस से रेडी होते हैं। आदि को अभी जस्ट छोड़ कर आई, तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। जो वेलकम है जी आप लोगों का नीरजास लाइफस्टाइल पे। और सुबह सुबह हर घर की लाइफस्टाइल शायद ऐसी ही होती है कि बच्चों के लिए जो है लंच बनाना, उन्हें ब्रेकफास्ट कराना, उन्हें रेडी करना, फिर उन्हें छोड़ना। जो आसपास के स्कूल होते हैं वो लोग खुद छोड़ने जाते हैं, कुछ के पेरेंट्स छोड़ जाते हैं। हमारे आदि का स्कूल बहुत दूर है, तो इसलिए हम उसके लिए वैन आती है। और जी जब तक मैं जाती थी तो मैं अपने साथ ले जाती थी, लेकिन अब स्कूल भी दूर है और पास में होता भी तो भी शायद मैं उसे छोड़ना लाना मैं करती, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब लगभग भी 4-5 किलोमीटर दूर है, तो इतनी दूर तो मैं नहीं जा सकती उसे छोड़ने के लिए। तो जी हाँ, मेरी चाय भी चढ़ी हुई है गैस पे। अब मैं जो है ना चाय छानूँगी और फिर हम लोग पियेंगे चाय।
मम्मी को जो है मैं उनका जो भी पीना है उन्हें वो दूंगी, और क्योंकि उनकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं। हाँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मेरे वीडियोस थोड़े से, जैसे मैंने मंडे को व्लॉग डाला था, उसके बाद में मैंने कोई व्लॉग, मम्मी जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही, थोड़ी नहीं एक्चुअली ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मतलब उनको पेट में तो प्रॉब्लम था ही, पेट में दर्द होने का। ये इसको थोड़ा यहाँ रख देती हूँ। हाँ जी, तो उनको पेट में दर्द का प्रॉब्लम तो था ही, और अभी जब उनको टेस्ट वगैरह करवाए गए, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ भी मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था बॉडी में, कुछ भी खाने पर तुरंत उल्टी पे उल्टी हुए जा रही थी, मतलब कुछ भी नहीं है ना, मतलब अंदर रुक ही नहीं रहा था। उसकी वजह से वीकनेस आ गई। फिर जब मेरे हस्बैंड जो है 3-4 दिन के लिए बॉम्बे गए हुए थे, जब वो रिटर्न आए, दैन उसके बाद में मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा चलो मम्मी को दिखा लाते हैं। जब मम्मी को दिखाने गए तो एक बार तो डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोल दिया। अब देखो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे ऑपरेशन हो, या बोलते ना एडमिट करने के लिए बोल दें, ये वर्ड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बार मेजर भी होते हैं लेकिन कई बार छोटे भी होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत डर सा लग जाता है। जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा अरे यार, मैंने ये एडमिट करना पड़ेगा। बोले नहीं, उसने ऑप्शन दिया है या तो एडमिट करा लो या फिर आयरन चढ़वा लो, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स में ना खून की बहुत ज़्यादा कमी आई, हीमोग्लोबिन डाउन, प्लेटलेट्स डाउन, इस तरीके से। तो अब जो है ना 2 दिन से वो रेगुलर जा रही है, मतलब 1 बॉटल आयरन उनको चढ़ाया जाता है। 2 दिन हो गए हैं, आज भी जाएंगी, मतलब जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक वो जाकर आ जाएंगी। और उसके बाद में जो भी सिचुएशन रहेगी वो मैं बता दूंगी, क्योंकि मुझे अभी आज तक का पता है। डॉक्टर ने आज तक के लिए जो बताया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वही उनकी जो है ना, और उनके वो हाथ में क्या है, यहाँ पर ऐसे वो सिरिंज वगैरह लगी हुई है। एक कल जो लगी थी ना, हाँ नहीं, परसों जो सिरिंज लगी थी ना, वो सिरिंज जो है घर पे आराम से रही, सब कुछ है, लेकिन जब हॉस्पिटल गई तो पता नहीं कैसे वो आउट हो गई, तो फिर उनको दोबारा से सिरिंज लगी। और ऐसे में बहुत अजीब लगता है, एक बार का दर्द ही बहुत बड़ा होता है, उसे 2-2 बार सहना। अभी देखो आज जाएंगी तो भगवान करे आज वो प्रॉपर तरीके से काम कर जाए। जो दूसरी सिरिंज उन्होंने लगाई है, अलग अलग जगह पर लगाई है, पहले मतलब इधर लगाई फिर इधर लगाई, इस तरीके से। तो जो ये सुबह में इतनी सारी बातें कर ली मैंने आप लोगों से, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। तो उस वजह से हो सकता है कि मेरे ब्लॉग थोड़े से ऊपर नीचे रहें, क्योंकि देखो जब घर के बड़े क्या मतलब कोई भी हो घर का मेंबर, अगर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो माइंड थोड़ा सा अपसेट रहता है, सेट नहीं रहता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अरे यार ये इंसान जल्दी से ठीक हो जाए, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में मन ही नहीं हो रहा था, बहुत ना घर का काम और फिर ये टेंशन थोड़ी सी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। और डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, आप लोगों की मेमोरी का भी नहीं कोई नुकसान होगा। आप लोग सोचे कि आपके मोबाइल की मेमोरी गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद जी थोड़ी देर बुक वगैरह पढ़ने के बाद में, साफ़ सफाई करने के बाद में, नहाने के बाद में मैं यहाँ पर कान्हा जी की पूजा भी कर चुकी हूँ। अथ पंचमो अध्याय, दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, वेदवाणी के अधीश्वर। आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं।
आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़। हाँ जी, तो भागवत वगैरह पढ़ने के बाद में मैंने इन लोगों को नाश्ता पानी कराया, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल लेकर इन्हें जाना था 3rd डे की ड्रिप चढ़वाने के लिए। तो पूड़ियाँ बनाई थी, तो एक पूड़ी मेरे लिए बच गई, और उसके बाद में जो है ना, मैंने अपने लिए छोटे छोटे से 2 पराठे बना लिए थे। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी, और मुझे नींबू का अचार बहुत पसंद है। मैंने बताया ना, ये पूड़ी वगैरह जो है ना, आप अचार से खाइए। कैरी का पसंद है तो कैरी का खाइए, कैरी जिसे आम भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया, और भाई मैं भी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और जिस टाइम मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, उसी टाइम पे मेरे पतिदेव जो है ना, वो मम्मी जी को लेकर निकल रहे थे। तो गाड़ी में अगर आप ठीक से देखेंगे ना, तो मम्मी जी बैठ चुकी हैं, और मेरे पतिदेव जो है ना, वो इनको लेकर निकल रहे हैं हॉस्पिटल, आज की जो ट्रिप है वो चढ़वाने के लिए। तो जी मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को दिखा देते हैं। बाहर जाकर मैंने इसलिए शूट नहीं किया कि फिर थोड़ा सा है ना, मतलब अजीब भी लगता है। बाहर इधर उधर लोग बाग भी खड़े रहते हैं, पड़ोस में आंटी भी खड़ी थी, तो फिर वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगती। हेलो जी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह का मेरा काम हो गया है, और अब मैं बैठी हूँ, मेरे माइंड में कुछ बात आई। मैंने कहा चलो भैया आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। आज की वीडियो में आपने देखा कि मैं बुक्स रीड कर रही हूँ। बुक्स रीड करने की एक्चुअली मैंने हैबिट बनाई है, और मुश्किल ज़रूर होता है जब हम कोई काम नहीं करते कभी भी, और फिर हम उसे अचानक से करने लगते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। रेगुलरिटी मेरी भी नहीं हो पाती है, कभी किसी दिन का गैप हो जाता है, माइंड में ही नहीं आता कि बुक भी रीड करनी है। हाँ, लेकिन जब याद आता है और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। बुक रीडिंग कंटिन्यूअसली करने की जो मुझे हैबिट पड़ी, वो मुझे पड़ी श्रीमद् भागवत पुराण से, जो कि आप लोगों ने देखा कि मैं 1 खंड उसका कंप्लीट कर चुकी हूँ, और 2nd खंड स्टार्ट हुआ है। उस वाली में 8 स्कंद थे, और टोटल 12 हैं, फिर 9, 10, 11, 12 और 10 के भी 2 पार्ट हैं, वो सारे इसके अंदर हैं। तो ये वाली भागवत भी जो है मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि 3 से 4 महीने में मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जी ये तो हुई श्रीमद् भागवत की बात। अब देखो, श्रीमद् भागवत पुराण जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे उससे क्या चीज़ पता चली। एक तो आप बोलते ना, श्रीमद् भागवत टीवी में सुनते हैं, तो जब आप टीवी में किसी गुरु को सुन रहे होते हैं, किसी वेद व्यास जी को, वेद व्यास नहीं बोलेंगे, व्यास जी, हाँ, किसी व्यास जी को सुन रहे होते हैं, जो भागवत सुनाता है उसे व्यास जी बोलते हैं। तो जो व्यास जी भागवत सुना रहे होते हैं, वो सब अपने अपने हिसाब से एग्जाम्पल सेट करते हैं, कुछ कहानियां भागवत से उठाते हैं। वो एकदम उतना बारीकी से आपको नहीं समझाएंगे, नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने भी भागवत सुनी हुई है, तो वो इतना डीपली आपको नहीं बताते हैं कि भाई उसकी एक एक लाइन आपको एग्जैक्ट सुना दें। उसके लिए आपको जो किताब है वो खुद ही पढ़नी पड़ेगी, और जब आप उस किताब को खुद पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार इतना सब कुछ हमें जानने को मिल रहा है। मतलब मैंने जब भागवत को पढ़ा, मैं उसका 1 खंड जब मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो साइंस, जिसे हम इतना बड़ा मानते हैं ना कि भाई साइंस जो है वो भगवान को नहीं मानती है, या साइंस जो है वो प्रूफ पे चलती है, तो मतलब कितनी चीज़ें मैंने भागवत में, भागवत कितनी पुरानी किताब है, जब तो शायद साइंस का आविष्कार भी नहीं हुआ होगा, इसकी डिस्कवरी भी नहीं हुई होगी, लेकिन उस टाइम की चीज़ों को मैंने इसके अंदर देखा। हम अणु पढ़ते हैं, परमाणु पढ़ते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मुझे भागवत में मिल गया। हम ये पढ़ते हैं कि हम 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। आपको ये तो पता है कि 7 महाद्वीप होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये 7 महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। वो 7 महाद्वीपों का निर्माण मैंने उस भागवत में पढ़ा। इसके अलावा बहुत सारी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में, हम पढ़ते हैं कि जो है एग देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, बेबी बर्थ करने वाले एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि मैमल्स होते हैं, है ना। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि रेंगने वाले जीव, और ये सब चीज़ों का वर्णन हमें भागवत के अंदर मिल जाता है। तो मुझे ये समझ में कहीं ना कहीं आया कि हमारी जो साइंस है ना, वो भागवत से ही उठी हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ 1 किताब पढ़ी है, इसके अलावा वेद वगैरह भी होते हैं। कभी वेद पढ़ने का मौका मिला तो देखो पढ़ेंगे ज़रूर, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए। ठीक है, मर जाएंगे, नहीं याद रहेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इस जन्म में कुछ ना कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई भागवत की बात। इसमें भागवत में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और फिर उस पृथ्वी पर, मतलब जो बोलते हैं ना, इतनी जो करोड़ों की, लाखों की जनसंख्या हमें नज़र आ रही है, बल्कि अरबों खरबों की, इस जनसंख्या का विकास कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें है ना मुझे भागवत में जानने को मिल रही है, और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन
मुझे भागवत में कुछ नया जानने को ना मिले। हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। साथ ही साथ कृष्ण जी की भक्ति तो देखो जगती ही है, उसमें कृष्ण जी को जानने का मौका मिल रहा है कि एक्चुअल में भगवान क्या है, उनके सारे अवतार जो आ रहे हैं, जो उन्होंने धारण किए थे, उन सब अवतारों की कथाएं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो आपने मोहिनी अवतार की कथा भी सुनी होगी, बट मोहिनी अवतार में जब महादेव जी मोहिनी पर मोहित हो गए, उसके बाद क्या हुआ वो आप लोगों को नहीं पता होगा, वो मुझे पता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो ये तो हुई आध्यात्मिक किताबों की बातें। इसके अलावा जो है ना, जो मैंने आपको एक और किताब दिखाई, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो देखो मोटिवेशनल बुक्स आपकी लाइफ में ज़रूर ऐड होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि यही किताब आपकी लाइफ में होनी चाहिए, मेरे पास और भी 4-5 किताबें हैं जो मैं धीरे धीरे करके पढ़ूंगी, है ना। ये सारी किताबें जो है ना, ये आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आप एक मोटिवेशनल बुक पढ़ो, फिर दूसरी पढ़ो, फिर तीसरी पढ़ो। इन बुक्स से पता है क्या सीखने को मिलता है? इन बुक्स से लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो सीखने को मिलता है, आपको कैसे ग्रो करना है। अब देखो जैसे मैं ये जो बुक पढ़ रही हूँ, इसका मैं आपको बेसिक सा बताऊँ तो ये जो बुक्स है ना, ये बुक्स मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, तो उससे रिलेटेड इसके अंदर एग्जांपल्स ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो वो सारी बुक्स हमारी अपनी खुद की लाइफ में बहुत रिलेट करती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आप उस बुक को पढ़ते टाइम ये भूल जाओ कि ये डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बुक है। आप उस बुक को पढ़ते टाइम सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि ये बुक हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, और वही चीज़ें हमारी खुद की लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत रिलेट करती है। जैसे कि अभी मैंने उसके अंदर जो चीज़ पढ़ी है उसका छोटा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। देखिए उसके अंदर आया कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पाते, हम जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, है ना। तो बहुत सारी उन्होंने मतलब बहुत सारे रीजंस दिए कि भाई जो लोग, देखो उन्होंने बताया कि आपका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही आगे ग्रो करेगा। कई बार मतलब जिसका बिहेवियर अच्छा होता है, जिसका ज़िंदगी के प्रति एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि जो इंसान हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है ना, वही इंसान आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर केवल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, वो जीवन के हर क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं अपनी गृहिणियों के हिसाब से, तो उन्होंने इसमें एक मतलब होता है ना कि हम किसी भी काम को टालने के लिए जब बहाने बनाते हैं, तो इसमें एक बड़ा ही प्यारा सा क्यूट वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि इसे एक बीमारी की तरह लिया गया है कि बहाना साइटिस, कि हम लोग बहाना साइटिस नाम की बीमारी जो है वो हम लोगों को होती है। असफल लोग जो होते हैं ना, असफल से मतलब ये नहीं है कि भाई हम सभी असफल हैं, पर ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। काम को टालने के लिए हम बहुत सारे बहाने बना लेते हैं। तो उसमें यही बताया गया है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके ये सोचिए कि आप अपने दिमाग को जैसी खुराक देते हैं। अगर आप अपने दिमाग से ये कहेंगे कि मुझे काम नहीं करना, तो वो आपको 100 बहाने दे देगा उस काम को ना करने के। और अगर आप अपने दिमाग से ये कहेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो वो आपको 1000 बहाने देगा उस काम को करने के। लेकिन बात यही है कि आप अपने आप को किस टाइप का फीड कराते हैं, किस टाइप की चीज़ें आप अपने अंदर डालते हैं। तो बस 7 मिनट का वीडियो इस टाइम तक हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर आप बोलेंगे कि भाई आपको इन बुक्स के बारे में जानना है कि इनमें क्या है, मैं अपने शब्दों में उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ, तो आप मुझे बताइएगा। और रिलेशंस पे मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, बट एक लंबा टाइम हो गया है मुझे, और मेरा पता नहीं क्यों अब बहुत अजीब सा लग रहा है। कभी ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें कर लिया करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे कि किसी एक रिश्ते को लेकर बैठ जाए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे खुद अंदर से ही ऐसा लगा। मुझे कोई कमेंट नहीं आया, आप मेरी वीडियोस पे देख सकते हैं, किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बट मुझे अब खुद थोड़ा सा लग रहा है। तो मैं कभी वैसे ही बात कर लिया करूँगी किसी भी बात को छेड़कर, बट इस तरीके से प्रॉपर वीडियोज़ के ऊपर शूट नहीं करूँगी। तो चलिए इस वाली वीडियो को, आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।